अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और हम आपको आज जो है शहर भर में होने वाली खबरों के हवाले से अपडेट करेंगे, क्या हो रहा है इस हवाले से बताएंगे और मुल्की मईशत के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या बजट आने के बाद जो है उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जो आज की कहानी है ज़रा वो शामिल कर लेते हैं और आइए आज की कहानी कौन सी है हम सब मिलकर सुनते हैं। तो एक बार एक नौजवान अपने पड़ोस के गांव के बड़े जमींदार के घर पहुंचा और उसने जमींदार की बेटी से शादी के लिए उसका हाथ मांगा। नौजवान देखने में बहुत ही खूबसूरत था, पहनावे और बात करने से अच्छे घर का मालूम हो रहा था। जमींदार ने नौजवान की जो पूरी बात है वो ध्यान से सुनी और उसके बाद कहा, ठीक है मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा पहले इम्तिहान लूँगा, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ज़मींदार ने उस लड़के को कहा कि ज़मींदार की शर्त को, लड़के को जब ये बात कही तो ज़मींदार उसकी शर्त मान गया और उसने खड़े होकर कहा, जी बताइए क्या शर्त है आपकी, किस तरह का इम्तिहान लेना चाहते हैं आप। लड़के ने कहा, मुझे क्या करना होगा। ज़मींदार ने कहा कि तुम्हें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने वाले खेतों में चले जाओ और एक एक करके 3 बैल मैं छोड़ूंगा, उनमें से किसी एक जो है कि भी अगर तुमने दुम पकड़ ली तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। लड़का पूरी तैयारी के साथ खेत में खड़ा हो गया कि बैल आएगा तो मैं उसकी दुम पकड़ लूँगा। थोड़ी देर में ही ज़मींदार के घर का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक मुस्टंडा बैल निकला। बैल बहुत ताकतवर था और उसको देखकर लड़का घबरा गया और एक साइड पर हो गया। पसीने छूटने लगे और लड़का डर गया और उसने सोचा कि अगला बैल आएगा तो मैं उसको अपनी जो है वो पकड़ लूँगा पूरी ताकत से। फिर क्या हुआ कि जो है वो जब दूसरा बैल आया तो हो सकता है वो थोड़ा कमज़ोर हो, थोड़ा हल्का हो, ये सोचकर लड़के ने उस बैल को छोड़ दिया। अब लड़का दूसरे बैल का इंतज़ार कर रहा था कि दूसरा बैल आए। दरवाज़ा फिर से खुला और उसमें से पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बैल निकला। वो बैल देखने में पहले वाले बैल से ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था और बहुत ज़्यादा भारी भरकम भी था। नौजवान अब दिल ही दिल में पछता रहा था कि काश मैं पहले वाले बैल की पूंछ पकड़ लेता, काश मैं कोशिश करता। और उसने एक साइड पर होकर दूसरे बैल को भी निकलने दिया और पछताने लगा कि मैंने 2 बैल खो दिए। पहले वाला हल्का था, इसके बाद आने वाला इससे भी भारी है, अब तीसरा जो है वो शायद हल्का आ जाए। इसके बाद तीसरी और आखिरी दफ़ा जो है वो दरवाज़ा खुला और तीसरे बैल को देखते ही लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा कि इस बार का बैल तो बहुत ही हल्का है, छोटा सा है और उसकी पूंछ तो मैं आसानी से पकड़ लूँगा। जैसे ही बैल नौजवान के नज़दीक आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने की पूरी कोशिश की, तैयारी भी कर ली और देखा कि उस बैल की पूंछ थी ही नहीं। अब वो नौजवान अपना सर पीटने लगा क्योंकि वो शर्त हार चुका था और ज़मींदार की बेटी और बैल दोनों चीज़ें उसके हाथ से निकल चुकी थी। तो इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि ज़िंदगी हमारे जो है ना वो इम्तिहानों से भरी हुई है। हमें कोई भी मौका जो है वो ज़ाया नहीं करने देना चाहिए, हर मौके को, हर चांस को अच्छी तरह से अवेल करना चाहिए। और कहते हैं ना ज़िंदगी में मौके बहुत बार आते हैं, लेकिन कोई एक मौका ऐसा होता है जो आप ज़िंदगी में कहते हैं ना कि यहाँ से मैंने छक्का लगाया और फिर आप विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौक़ों में से आप ये ज़ाया ना करें अपने अच्छे मौक़ों को। कोशिश ये करें कि आपको जो अल्लाह ताला मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, उनको ज़ाया ना करें कि अगली बार सही, फिर देख लेंगे, कल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो उसको फ़ौरी तौर पर अवेल करने की कोशिश करें और आप उस मौके को हाथ से ना गंवाएं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। वो कभी कभी कहते हैं कि वो चांसेस आते हैं और उन चांसेस को लेना पड़ता है। हमें बाज़ाहिर लग रहा होता है बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप वो चांस ले लेते हैं ज़िंदगी में तो आप आगे जाके कुछ टाइम के बाद सोचते हैं कि अगर मैंने ये उस वक्त ना फ़ैसला लिया होता या ना स्टेप उठाया होता तो आज कुछ और सूरत हाल होती। तो इसी बात के साथ अपने मेहमानों का जो है वो तारुफ आपसे करवाते हैं। वेलकम करेंगे, आज़ाद नोडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई। और साथ साथ हमारे साथ खुर्शीद रहमानी साहब भी मौजूद हैं। खुर्शीद भाई को भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने बैल जाने देंगे फिर आप? 1 2 3 के पकड़ लेंगे? बैल को पकड़ने की सकत तो नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, चांस अवेल करने की बात और हिम्मत के साथ मुकाबला करने की कोशिश की जा सकती है। और मायूसी कुफ्र है, तो मायूस नहीं होना किसी भी मामले से, चाहे कितनी हालात सख्त क्यों ना हो और कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए। आज़म हिम्मत से, इस्तकामत से और यकीन महकम से जो है वो हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। यही हमें इस कहानी से भी सबक मिलता है। ऐसा ही है। तो आज़ाद भाई आप कुछ सीखते हैं कहानियों से कि नहीं सीखते? बिल्कुल, वैसे कहते हैं कोशिश जो है वो कामयाबी की कुंजी है। अगर बंदा कोशिश करे तो कामयाबी हो सकती है, हो सकता है नाकाम हो जाए, लेकिन एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान से हर किसी को गुजरना चाहिए। क्योंकि जब इंसान जब पैदा हुआ है
तो उसके लिए कई इम्तिहानात हैं, कई चैलेंजेस हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से कभी भी कोई ऐसा इम्तिहान आए, उस इम्तिहान से गुजरना चाहिए हर इंसान को, ताकि उस इम्तिहान से पता चल जाए कि बंदा अपनी सलाहियत कितनी रखता है, सलाहियत या उसकी अहमियत जो है, फ़जल वो है कितनी, पता तो कम से कम लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ज़रा आज की टॉप स्टोरीज पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज शहर भर में क्या सूरत हाल है और हो क्या रहा है, अहम खबरें क्या हैं। हम देख रहे हैं कि शहर भर में हीट स्ट्रोक का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा था और इससे ज़्यादा जो हलाकतों की तादाद है उसमें इजाफा होते नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मौसम की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत ज़्यादा हब्स था, बहुत गर्मी थी। हालांकि हवा कल हमने देखा कि चल रही थी, लेकिन लू वाली हवा थी और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि तपिश बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही थी। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो 4 अफराद हैं वो हीट स्ट्रोक से कल अब्बासी शहीद अस्पताल में जाँ बहक हुए। जिला अस्पताल कराची में 20 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर कई केसेस रिपोर्ट किए गए और ये प्राइवेट अस्पतालों में भी अलग तादाद है, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी अलग तादाद है। बहरहाल आज ये हुआ है कि कल के मुकाबले में आज जो सूरत हाल है वो कुछ अब बेहतर हमें नज़र आ रही है। आज मतला अबर आलूद लग रहा है। महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की हुई है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिश होगी। मौसम की अपडेट्स भी लेंगे अभी, लेकिन टॉप स्टोरीज़ के बाद कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर में, क्या धूप निकल चुकी है या अभी तक मतलब अबर आलूद है। हवाएं चलने का नज़र आ रहा है, लेकिन गर्मी अभी भी नज़र आ रही है कि गर्मी वाकई हो रही है। इसके अलावा मुल्क की मईशत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध में गैस के नए ज़खायर का ऐलान कर दिया है और सिंध में गाजी फॉर्मेशन में गैस के नए ज़खायर की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। सिंध में गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई और 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस के ज़खायर मिले हैं, ये एलामी के मुताबिक बताया गया है। कुएं से पैदावारी अमल रेगुलेटरी कवायद पूरे होने के बाद सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा इस गैस के ज़खायर को। इसके अलावा वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों की सफाई का मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है और लियारी को पानी फराम करने वाली साइफन 20 की जो सफाई है वो की गई है और लाइनों में चलते पानी में गोताखोर उतारे गए और चोकिंग देखी गई कि क्यों है। तो पता ये चला कि लाइनों में मलबा है, कूड़ा करकट है, बाल्टियाँ, लोटे और पानी की जो बड़ी बड़ी बोतलें हैं वो भी उस लाइन में से निकाली गई हैं। तो जहाँ शहरी परेशान होते हैं कि जी पानी लाइनों में है नहीं, लाइनों में छोड़ते हैं लेकिन पानी आता नहीं है, प्रेशर से नहीं आता, प्रेशर मोटर्स लगाना पड़ती हैं, तो उसकी वजह ये कि गंदगी जो आप लोग फैलाते हैं या हमारे गटर में नालों में हमें नज़र आता है तो वो लाइनों में जाके उसको चोक कर देता है, जिसकी वजह से पानी सही नहीं आता है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिंध के कॉलेजेस में दाखिले के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी है और कॉलेजेस में दाखिले की दरखास्तें ऑनलाइन आज से जमा की जाएंगी। रवा साल कॉलेज जोन सिस्टम कराची रीजन में रखा जाएगा और जो सिर्फ A और A1 ग्रेड वाले तलबा हैं वो किसी भी कॉलेज का दाखिला लेने के लिए और इंतखाब करने के लिए उनके पास अख्तियार होगा। कॉलेज में दाखिला 9वीं जमात के नतीजे पर होगा और कोई कॉलेज अपने तौर पर दाखिला फॉर्म जारी नहीं कर सकेगा। तो सेंट्रलाइज कर दिया गया है और कॉलेज में दाखिलों के लिए इस वक्त डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। गवर्नर सिंध की हिदायत पर मुस्तहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की रकम का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बड़ी तादाद गवर्नर हाउस में दरखास्तें जमा कराई थी कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि जो किसी को तिब्बी इमदाद, माली इमदाद, स्ट्रीट क्राइम्स में मुतासरीन लोग हैं उनको, मुस्तहिक तलबा भी उनमें शामिल थे, उनको करोड़ों रुपए जो मालियत के चेक्स हैं वो तकसीम किए जाएंगे काफ़ी सारे लोगों के अंदर। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि वो भी इमदादी चेक्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। उसके अलावा कौमी एयरलाइन PI की निष्कारी का मामला है जो कि आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। ख़रीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज PI और निष्कारी कमीशन के दरमियान बोली से कबल अहम इजलास आज हुआ और होगा। प्री बिड मीटिंग को ऑनलाइन जूम पर जो है वो किया जाएगा और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनसे अलहदा मीटिंग्स होंगी और आज इस जो मरहले को फाइनलाइज़ किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि कंपनीज़ के नुमाइंदे PIA के अहम शोबजात के दौरे भी करने आए थे और वो करके गए थे और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए और ख़रीदारी के लिए। इसके अलावा बजट में मोबाइल फ़ोन्स पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है और 50,000 का मोबाइल 59,000 रुपये तक का हो जाएगा, यानी हर फ़ोन पर 9,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा ये 18% टैक्स लगने के बाद। तो हम इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा LPG की कीमतों में भी इजाफा नज़र आ रहा है। जुलाई के लिए फ़ी किलोग्राम कीमतों में 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो नई कीमत है 234 रुपये 71 पैसे तक मुकर्रर कर दी गई है। ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेदर अपडेट्स लेंगे और मौसम की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आज शहर जो मौसम बेहतर होता हुआ अब नज़र आ रहा है तो क्या है, कौन है हमारे पास, हमें कौन अपडेट करेगा। आयमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा।
वालेकुम अस्सलाम रमशा। देखें, कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो सूरज चाचू जो है वो जागे हुए थे और आज जो है वो मौसम ने एक बार कराची में अंगड़ाई ली है और शहर का मौसम आज सुबह के औकात से ही बहुत सुहाना हो चुका है। गहरे समुद्री बादल जो हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। खूबसूरत मौसम है। कराची में जो सूरज चाचू ने कराची के शहरियों को बेहाल कर रखा था, तो आज जो है वो ऐसा लग रहा है, वो बचपन में हम पोयम सुनते थे ना कि चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, तो आज सूरज चाचू जो है वो ऐसा लग रहा है कि सो चुके हैं। गहरे बादल जो है वो छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत सुहाना महसूस किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं आज सुबह के औकात से और मौसम खासा खुशगवार है। काफ़ी दिनों से जो हीट स्ट्रोक का एक सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी जो है वो मौसम में तब्दीली आज देखने में आ रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि रात और शाम के औकात में जो है वो वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि जो बाकायदा बारिशें हैं वो 8 जुलाई से शहर कायद में मुतवक्के हैं। लेकिन मौसम का जो मज़ीद अहवाल, अगर मज़ीद मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों के हवाले से बताया जा रहा है वो 8 जुलाई से बताया जा रहा है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मौसम जब अच्छा होता है तो काम करने का भी मूड होता है और शहरियों के जो मूड पे मौसम का बड़ा असर होता है। जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो खुशगवार मूड भी हो जाता है। जो एक शहरी परेशान थे बहुत ज़्यादा, गर्मी से चिलचिलाती धूप थी, हब्स की कैफियत थी, बहुत ज़्यादा मतलब बेहाल करके रखा हुआ था। सूरज ने शहरियों को जो है वो बहुत परेशान कर दिया था। बहुत पारा, जहाँ सूरज का पारा हाई था वहाँ जो है वो कराची के बासियों का भी पारा बहुत ज़्यादा हाई था। तो आयमा, अब ये जो कहा गया है हल्की बारिश, ये कब से आपने बताया कि मुतवक्के है, या मानसून का जो स्पेल, जो हैवी स्पेल कहा जा रहा है वो दाखिल होगा 8 जुलाई से, ये बताइएगा। और दूसरी बात ये कि अगर अभी बारिश नहीं होती तो ये मतलब ऐसे ही अबर आलूद रहेगा या दोबारा भी हीट स्ट्रोक या हीट वेव आने का इम्कान है? क्योंकि गर्मी अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी तो आप जहाँ पर खड़ी हैं शुक्र है कि हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर गर्मी है, अभी भी तपिश महसूस हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए रमशा, बारिश के हवाले से जो बताया जा रहा है तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि 8 जुलाई से जो मानसून का आगाज़ है वो तो कराची में हो चुका है। अभी गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले जो हमने देखा था कि एक स्पेल आया था जिसकी वजह से जो है वो शहर कायद में एक रोज़ जो है वो बारिश देखने में आई थी। मुख्तलिफ पूरे शहर भर में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा था। ताहम जो है वो बाकायदा तौर पर जो बारिशों का आगाज़ है वो 8 जुलाई से होगा और जो है वो इसके अलावा इन दिनों जो मतलब इसी तरीके से आलूद रहेगा। दर्जे हरारत में भी जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस कमी देखने में आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत भी जो है वो 36 डिग्री रहेगा। जैसे गुज़िश्ता पहले दिनों में जो हीट वेव जैसी सूरत हाल थी उससे शहर कायद के बासियों को अब जो है वो निजात मिल चुकी है। ये तो अच्छी बात है कि आज सूरज चाचू सोए हुए हैं और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम खुशगवार हो गया है। कराची वालों के मूड वाकई बहुत बेहतर हो गए क्योंकि बहुत गर्मी से इतने आदी नहीं है इस क्लाइमेट चेंज के बाद कराची वाले इतनी गर्मी में रहने के, लेकिन इस दफ़ा जो गर्मी पड़ी है तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और लोड शेडिंग ने तो दुगना आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया था। तो थैंक यू सो मच आयमा, आपने हमें अपडेट किया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे मज़ीद खबरों के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो बजट है उसमें यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स पर 18% तक सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अब इसमें ना मिले जुले से रुझान सामने आ रहे हैं। हुआ कि लग्जरी है तो अच्छा हुआ कि टैक्स लग गया, 9,000 रुपये महंगा हो गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो वक्त की ज़रूरत है, फूड पैंडा वाले कमा रहे हैं, बाइक राइडर्स कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन को सस्ता होना चाहिए। तो आप दोनों की आरा के किस तरफ हैं आप, मतलब क्या चाह रहे हैं कि टैक्स लगा ठीक है, नहीं लगना चाहिए? आज़ाद भाई स्टार्टिंग विद यू। बिल्कुल, हुकूमत के फैसले हैं वो होते रहते हैं, आवाम को भुगतना पड़ता है। कल ही शाम को मुझे मोबाइल मार्केट जाना पड़ा, सिर्फ इसके ऊपर ये कवर लगवाना था। तो उसने कहा, कुछ जतुई कास्ट का था, सखर का, उसने मुझे कहा सर आप काम कर लें, मोबाइल फ़ोन महंगे होने वाले, आप नए खरीद कर लें। मैंने कितनी कम जाएंगे? उसने कहा कम से कम जो है 10,000 से 12,000 तक बढ़ जाएंगे। उसने कोई टीवी पर देखी हुई खबर सुना दी या हुकूमत के फैसले पर उसकी नज़र पड़ गई, उसने सुना दिया। तो कल मैंने देखा मार्केट में मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। ये पता नहीं पहली बार मैंने देखा इस तरह होता है। कई यंग लड़के ऐसे हैं फ़ोन लेके घूम रहे थे बेचने के हवाले से, ख़रीदार जो है वो दिखाई
न होने के बराबर थे। अच्छा, ख़ास तौर पर बिजली के बिल भरने होंगे। हाँ, तो सूरत ये है कि इस वक्त न सिर्फ मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे, इसके साथ साथ दीगर रोज़मर्रा की अशिया जो खाने पीने की वो महंगी होगी। हर चीज़ वो नहीं होगी जो महंगी ना हो। यहाँ तक कि माचिस की तीली जो आग लगाने के लिए वो भी महंगी होगी। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने बजट पेश किए हैं या मुख्तलिफ टैक्सेस नाफिज किए हैं, उसके बाद में जो है कल से महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आना निकलना शुरू हो चुका है, जिसके बाद पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ दीगर जो एशिया हैं उसमें कीमतों में जो इजाफा होगा, जिसका बर्डन बस ज़ाहिर है और बड़ा रास्ता जो आवाम पर पड़ेगा। जो सूरत आगे जाकर क्या बनेगी वो खुदा देखेगा। लेकिन जिस घर में बिजली का बिल जो है कम से कम 8,000 9,000 आया करता था, गुज़श्ता आज वो बिल लोगों के घरों में आया कम से कम 16,000 17,000 रुपये। मैं अपने महल्ले से निकला तो लोगों का तो बिल थे, वो यही पूछ रहे थे बिलों में जो टैक्सेस लगे वो नए टैक्सेस कौन से वो तो कम से कम बता दें। लेकिन जो टैक्सेस की जो भरमार है वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, वो तो बदस्तूर जारी है। लेकिन इस पर नज़रसानी करना, इन मामला को हल करना, इन मामला की तरफ जो है बढ़कर इनको बेहतर लाने के हवाले से या बेहतरी लाने के हवाले से किसी किस्म की कोई इकदाम दिखाई देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नई वफाकी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, नई सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है। लेकिन जो गैर मुल्की जो इमदाद के मामला हैं या फंडिंग के मामला हैं या कर्जात के मामला हैं, उनको फॉलो करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत फैसला करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो आवाम की तरफ या आवाम को गामजन करने के हवाले से, आवाम को बेहतर फ़ायदा देने के हवाले से किसी किस्म के कोई इस वक्त जो सूरत उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि सूरत बेहतर हो आवाम को। सही बात है। अभी आज़ाद भाई जो बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन बेचने वाले, आप यकीन करें कि लोगों के पास जो बिल आ रहे हैं ना खुर्शीद भाई, लोग अपने मोबाइल क्या क्या बेचने को नहीं तैयार कि घर में जो उठा के बेच रहे हैं और बिल भर रहे हैं कि अगले माह फिर अगर ये बिल लग कर आएगा तो कैसे भरेंगे। तो एक तो ये चैलेंज है, दूसरी तरफ ये मोबाइल फ़ोन्स में इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि लग्जरी आइटम है या इसको बेसिक नेसेसिटी? देखिए रमशा, इसमें जो मोबाइल फ़ोन की ख़रीदो फ़रोख्त में जो टैक्स का इजाफ़ा किया है ये तो कतई होना नहीं चाहिए था, बल्कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट में कि जो आइंदा आने वाला जो बजट होगा वो आवाम दोस्त बजट होगा, और उसमें आवाम को रिलीफ देने के बजाय इन्होंने टैक्सेस की भरमार कर दी है। न सिर्फ टैक्सेस की भरमार की है बल्कि रिलीफ भी नहीं दिया है। फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अलावा जो सूबाई गवर्नमेंट का बजट है वो भी कल जो नई इतलात आई हैं, और टिकट ख़रीदने पर भी आपको 250 रुपीज़ जो है वो इजाफी देने पड़ेंगे टैक्स की मद में। उसके अलावा तमाम मुख्तलिफ मदाद हैं उसकी, उसमें आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी आवाम जो है वो फ़ोन जब ख़रीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, फिर जब कॉल करते हैं उस पर भी टैक्स पे करते हैं, जब बिल लेते हैं उसका कार्ड जो प्रीपेड के लिए कार्ड जब लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। सही बात। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आवाम टैक्स नहीं देती? अब रह गया सांस लेने पर भी टैक्स ये लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बिल्कुल ही ऐसा मामला है। बल्कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुफ्ती इस्माइल ने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने की, और जिन्होंने कहा कि जो बजट था ये बिल्कुल आवाम दुश्मन बजट था और ऐसा बजट नहीं होना चाहिए था। ये वही लोग हैं जो कल गुज़िश्ता गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, और ये वफाकी काबीना के जो है वो मुशीर ख़जाना थे मुफ्ती इस्माइल साहब, और उस वक्त जो बजट पेश कर रहे थे वो बजट ठीक था, और अब ये कह रहे हैं वो बजट बिल्कुल कर रहे थे। तो ये वो इनकी आपस की सारी जो है वो आप ये कह लेंगे साजबाज है। खुर्शीद भाई, आप गुज़िश्ता कितने सालों को मैं आपको बोलूँ कि कोई बजट आप उठा कर देख लें, कितने ही पीछे चले जाएँ, अपनी मर्ज़ी से आप पीछे चले जाएँ। आज़ाद भाई भी यहाँ पर इतने अरसे से रिपोर्टिंग से वाबस्ता हैं, आप दोनों ही सीनियर्स हैं, मुझसे ज़्यादा जना तजर्बा रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी जितने भी है ना, हमने ये नहीं देखा कि किसी बजट में आवाम को रिलीफ मिला हो या किसी बजट में आवाम को अभी नए टैक्सेस लग गए। लेकिन हर दफ़ा जब बजट आ रहा होता है तो बस बात ही होती है कि नए टैक्सेस कौन से लगने। किसी हुकूमत में कोई रिलीफ आपने बजट में देखा है? किसी ने भी मुझे बता दें कि हम इस हुकूमत पे तनकीद करें, उस पार्टी पे तनकीद करें, किस पे तनकीद करें? देखिए, बजट हर साल का जो होता है वो हर साल हुकूमत मजमूई तौर पर माह जून में पेश करती है, और जून में पेश करने के बाद ये होता है। सूरत ये होती है कभी भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत उन्हें कभी मुस्तहकम बजट पेश किया ही नहीं है। हर बजट को जो है हुकूमत जो होती है उसको वो तारीफ़ करती है अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अपोजिशन की जमातें वो कहती है अवाम दुश्मन बजट है। लेकिन बात यह है कि अवाम के जो मामलात हैं, अवाम बजट के जो असरात हैं वो अवाम पर पड़ते हैं, लेकिन वक्त के हुक्मरान होते हैं या वक्त के बहुतार सियासतदान होते हैं, उनको उस बजट का कोई इल्म होता भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट है। अवाम दोस्त बजट है किस तरह? अब पूरे बजट को आप पढ़कर देखें, उसमें कहीं भी आवाम के फ़ायदे के हवाले से या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला इसमें बजट में शामिल है ही नहीं, और ना ही कहीं ऐसा कोई रिलीफ देने के हवाले से किसी किस्म का आगे चलकर इकदाम उठाने के हवाले से भी आगाह किया गया है। लेकिन सूरत ये कि हम कहते हैं, खासतौर हम अपने सूबे की बात करें, कहते हैं कि हम सिंध जो कुदरती वसाइल से माला माल है, ज़रूरी सूबा है,
ज़राई टैक्स हो गए, मुख्तलिफ टैक्सेस पर टैक्सेस। तो बात यह है, कहते हैं हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं, हमारा सूबा ज़राई सूबा है, तो हमारे पास सब कुछ है होने के बावजूद हम आवाम को क्या दे रहे हैं, ये वक्त के हुक्मरान क्या सोच रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालक जमात है, सब कुछ दावा करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, अवामी पार्टी है, रोटी कपड़ा और मकान, पता नहीं कई कई ऐसे नारे भी हैं, लेकिन वो नारे कहाँ अमली तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की तरफ आवाम की जो है नज़रें थी कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर वफाक से हटकर जो अपना बजट पेश करेगी, लेकिन उस सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के बजट पर तो एतराज़ किया, लेकिन अपने बजट पर इस वक्त तारीफ तो की जाए, लेकिन अपने बजट पर भी नज़र नहीं है कि बजट किस तरह जो आवाम पर। अच्छा, ऑपोजिशन भी नज़र नहीं आ रही ना, वरना ऑपोजिशन जमातें जिस तरह से एग्रेसिवली शोर मचता है, ऑपोजिशन जमातों की तरफ से फीडबैक आता है, वहाँ पर एक हम देखते हैं प्रोटेस्ट होते नज़र आते हैं, असम्बलियों में बात होती है, वो भी बड़ा सन्नाटा है, बड़ी खामोशी से बजट आया, पेश हुआ और अप्रूव भी हो गया। इलेक्शन से कबल अगर आप इनकी सियासी रहनुमाओं की तकरीरें उठा के देखें तो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज़ साहिबा और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ बरमला ये अपनी तकारीर के अंदर ये बात का इजहार करते रहे कि हम 300 यूनिट की जो बिजली है वो फ्री देंगे लोगों को, लेकिन वो दावे सब धरे के धरे रह गए। वो बिल्कुल वो K2 की पहाड़ी से ऊंचे दावे, बुलंद बांग दावे और चटाकांग की पहाड़ी से ऊंचे दावे उनके सब धरे के धरे रह गए कि अब 300 यूनिट तो क्या 3 यूनिट भी फ्री बिजली किसी को प्रोवाइड नहीं की। और जहाँ तक बजट की बात की, अपोजिशन की आपने बात की, तो सिंध असम्बली में भी जो MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है सिंध असम्बली में, उन्होंने भी किसी किस्म की वहाँ पर कोई शोर नहीं बरपा नहीं किया, और बल्कि पहला बजट था ये जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बगैर किसी शोर शराबे के यही मैं चीज़ कह रही हूँ। वरना ऐवान में बजट की कापियाँ यूँ उछाल दी जाती हैं, फाड़ दी जाती हैं, शोर शराबा होता है, ऐवान जो है वो मछली बाजार का मंजर पेश करता है। तो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया MKM पाकिस्तान ने, और किसी किस्म की बाहर निकल के उस पर कदगन लगाई है, बात की है, सब कुछ की है, लेकिन ऐवान में किसी किस्म की उन्होंने होनी भी चाहिए। सच्ची बात ये, मैं कुछ सालों से सिंध असेंबली कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर इतना अपडेट हूँ कि किस मेंबर ने तकरीर में क्या बोला होगा मुझे सब पता है। मैं हर मेंबर को जानता हूँ कई सालों से, कम 2003 से। सही बात। बस मज़े की बात यह है कि बजट पेश होने से पहले या बजट पास होने से पहले जो हुकूमत होती है, वक्त हुकूमत वो अपोजिशन जमातों के मेंबरान पर एक मुश्तमिल कमेटी होती है, उससे मुशावरत करती है। मुशावरत करने के बाद उनसे राय आमा बनाई जाती है, राय आमा बनाने के बाद बजट जो है पेश किया जाता है। लेकिन मज़े की बात है कई सालों से जो वक्त हुकूमत है वो अपोजिशन जमातें उनके साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत करती नहीं। मज़े की बात यह है अगर मुराद अली शाह ने बजट पेश किया तो पार्लियामानी वजीर को या चंद अफराद को इस बजट का पता होगा, मुख्तलिफ फिगर्स का पता होगा, लेकिन सिंध असेंबली के 168 मेंबरान में से मैं कहता हूँ 160 मेंबरान को इस बजट का पता ही नहीं, बजट में लिखा हुआ क्या है, उन बजट की किताबों का पता नहीं होता है। अभी इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि MKM पाकिस्तान हमारी जो जमात है वो इस वक्त अपोजिशन में है। लेकिन मज़े की बात है इस समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरकान हो या जमात इस्लामी के दीगर जमातों का अरकान हो, उनकी जानब से इस बजट पर किसी किस्म की कोई तैयारी की नहीं गई। जो बजट तकारीर की गई उसमें सिर्फ तनकीद के तंज के तीर चलाए गए, और जो हुकूमत के नुमाइंदगान थे उन्होंने सिर्फ पार्टी की तारीफ़ की, लेकिन ये किसी मेंबर नहीं कहा ये बजट इतना मुख्तस किया गया है, इससे ये फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, या तारीफ़ करते या अपोजिशन के मेंबरान है वो उस बजट को पढ़ के कहते हैं ये बजट जो है आपने ये टैक्सेस नाफिज किए क्यों किए हैं, क्या सिर्फ आवाम के फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। यानी कोई आवाज़ इतने दिनों में नज़र नहीं आई, कोई शोर शराबा नज़र नहीं आया, ना असम्बलीज़ के अंदर ना बाद में, और ये बजट पास भी हो गया, आवाम के ऊपर टैक्सेस भी लग गए, हर चीज़ में इजाफा होता नज़र आ रहा है, और आवाम की बोझ कंधों पर ये बोझ आ रहा है, उस पर अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई हैं। ये सबसे हैरान कुन बात है इस दफ़ा मैं देख रही हूँ कि ये नई हुकूमत आने के बाद और बजट आने के बाद। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर भी, आप कुदरती वसाइल का भी अभी थोड़ी देर पहले आज़ाद भाई जिक्र कर रहे थे, तो एक दफ़ा फिर जो है वो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध में गैस के नए ज़खायर का ऐलान किया है। सिंध वालों में ज़खायर मिल रहे हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हम देख रहे हैं ज़खायर मिल रहे हैं, माइनिंग का प्रोसेस हो रहा है, कुएँ कूदे जा रहे हैं, और जल्द जो है वो गैस के जो ज़खायर हैं उनसे ये हमें मज़ीद गैस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिंध में सूरत हाल आपके सामने ही गैस की लोड शेडिंग की नहीं, कहते हैं कि जहाँ से गैस निकलता है सबसे पहला हक उसका बनता है, चाहे बलोचिस्तान का सुई हो, चाहे सिंध का बदीन हो, चाहे खैरपुर हो या घोटकी हो। सूरत हाल ये है कि यही बड़ी गैस फील्ड है जहाँ पर मज़े की बात ये हमें शिकवा है, इस शिकवा के हवाले से बेचारा साहब ही कत्ल किया गया। वो था रसूलुल्लाह गडानी, जिसने एहतजाज किया था कि इस बड़ी गैस फील्ड में यहाँ के मुकामी अफराद कितने भर्ती हैं। अगर एक कोरंगी में एक फैक्ट्री है
उस फैक्ट्री में सबसे पहला हक बनता है यहाँ कोरंगी के मकामी लोग उसको भर्ती करना चाहिए। मैं थरपारकर से आके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, यहाँ का मुकामी अफराद जो बेचारे बेरोजगार है। मज़े की बात ये इस मामले पर इस वक्त कहते हैं हमारे पास सिंध सूबा कुदरती वसाइल से माला, मैं बार बार ये कह रहा हूँ सिंध सूबा कुदरती वसाइल से माला माल है, तो ये वसाइल जा रहे कहाँ हैं? अगर मुंतकली हो रही है तो मुंतकली होने के बाद अपना शहर मांगते क्यों नहीं? सिंध असेंबली के फ्लोर पर एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शोर मचाते हैं, वफाक पर तंज के तीर चलाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये माड़ी गैस फील्ड का मामला, मैं इसको थोड़ा हट के बात करता हूँ। थर का कोयला है, वहाँ से बिजली पैदा होती है, लेकिन थर का जो इलाका इस्लाम कोट है या नगर पार्क कर या थर पार्क कर, वहाँ पर इस्लाम कोट जहाँ पर कोयला निकलता है उसके इतराफ के कई ऐसे देहात के गांव हैं। मजे की बात है वहाँ पर बिजली का पोल तक भी नहीं है, लेकिन वहाँ बिजली पैदा हो रही है। तो बात ये कि ये सब कुछ हो भी रहा है, तो ये डेवलपमेंट का जो काम है, और फिर वही वाले बात बजट याद आ जाता है कि बजट मख्तस किया जाता है डेवलपमेंट के कामों के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए, क्यों नहीं होता? और इन ज़खायर के मिलने का यकीनन बहुत फ़ायदा है, लेकिन आवाम को क्यों नहीं पहुँचता? आफ्टर दिस ब्रेक। ईयर 10 तो जनाब अब बात होगी, हम ये जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि टैक्सेस लग रहे हैं और ज़खायर भी मिल रहे हैं, बजट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। गैस के नए ज़खायर मिले, बहुत अच्छी बात है, मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इससे पहले भी जो ज़खायर मिले उनका डाटा कहाँ है? अब तक कितनी गैस फील्ड्स में गैस जो है वो शामिल हो चुकी है? खुर्शीद भाई, हम सब भी खबरें देख रहे होते हैं, रिपोर्टिंग भी आप लोग कर रहे होते हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए रमशा, ये जो ख़ित्ता है हमारा सिंध, सूबा सिंध जो है वो ज़खायर से, मादनी वसाइल से माला माल है। और जहाँ बात करूँ मैं अब कराची की, कराची में सनतें बेशुमार हैं, 20 से 25-30 हज़ार सनतें यहाँ मौजूद हैं। और सबसे जो रेवेन्यू का हब हम कहते हैं वो कराची शहर कहते हैं। उसके अलावा सिंध के जो दीगर सूबे हैं, सिंध के जो दीगर अजला हैं, वहाँ से गैस के ज़खायर माजी में भी दरियाफ़्त होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। जिस तरह थरपारकर में कोयला की गैस फील्ड है, बदीन में है, फिर सांगड़ में है, फिर माड़ीपुर की गैस फील्ड है, फिर इसके अलावा ये जामशोरों की तरफ है। तो ये ख़ित्ता जो है वो मादनी वसाइल से, ज़खायर से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से ये पूरा सूबा जो है वो माली वसाइल का भी भरपूर पे करता है, टैक्स की भरमार देता है। लेकिन इस सूबे के जो शहरी हैं, इस सूबे में जो रहने वाले मकीन हैं आगे, वो हर चीज़ को तरस रहे हैं। सिंध के अजला में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। खुसूसन मैं बात करूँ सहरा की, थरपारकर की और उस तरफ के जो इलाके हैं, वो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। वो दुआएं ये करते हैं कि किसी तरह से बारिश हो जाए और वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ हो जाए और उन्हें पीने को जो पानी है वो मैसर हो जाए। उसके अलावा जहाँ तक बात की जाए गैस की, तो गैस फील्ड भी हमारे पास वाफ़िक मकदार में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वो गैस का ज़खायर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो लाइन है उसमें ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे शहरों को वो मैसर नहीं हो पाता। मतलब कराची की बात करें तो कराची में भी गैस मुख्तलिफ़ इलाकों में तो आती ही नहीं है, और वो फिर मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग की जा रही होती है। फिर उसके बाद फिर वो शहरी महंगाई का बोझ है मज़ीद अपने ऊपर लाते हैं कि फिर वो LPG खरीदते हैं, फिर उसके अलावा गैस सिलेंडर भरवाते हैं। तो ये वो सारा जो दुख है, वो दर्द है, वो हमारे सिंध के जो शहरी हैं, वो तमाम अजला के शहरी में बात कर रहा हूँ, उससे पूरे सिंध के जो शहरी हैं वो उसको बर्दाश्त करते हैं। और टैक्स पे करने के बावजूद तो ये तसल्ली तो होना कि मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो मुझे ये फैसिलिटी मिल रही है, मुझे फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से टैक्स देने के बावजूद भी शहरी यहाँ का फैसिलिटेट नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जिसे हमें दोनों स्टोरी की बोथ साइड्स हमें देखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, आ गया, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक और चीज़ ये कि हम आवाम की बहुत सारी कंप्लेंट्स देखते हैं ना कि गैस अगर लाइनों में खोली भी जाती है, वो अब तो वो भी लगने लगे हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉक्स वगैरह जो लगता है जिससे मशीन लगा के जो है वो खींचते हैं गैस को। इसी तरह पानी के लिए हम देखें मोटर्स लगी होती हैं, फिर प्रेशर मोटर अलग लगा रहे हैं, कभी कोई पंप लगा रहा है, कोई पाइप की लाइनों में बीच में से पानी जोड़ रहा है। वहीं पे मैंने देखा है कौरंगी जो नाला जो चल रहा है उसका लाइनें बाहर पड़ी हैं, तो वहाँ पे हर बंदे ने अपनी मोटर कहीं पे भी लगाई हुई है लाइन में। तो ये जो है ना आवाम की भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, गफलतें हैं। और एक और ख़बर हमारे पास सामने आई जिसमें हमने देखा कि वाटर कॉरपोरेशन ने जब लाइनों की सफाई के लिए आ रही के इलाके देखा कि पानी में जो पाइप लाइन है उसके अंदर जी बाल्टियाँ, लोटे और जो है बड़ी बड़ी पानी की बोतलें ये पानी की लाइनों में गई हैं। ये कैसे, ये लोग फेंक देते हैं, कचरे से जाती हैं, बारिश के बाद जाती हैं, चौक है लाइनें, किस तरह से ये हो जाता है आज़ाद भाई? और इसमें क्या शहरियों की गफलत नहीं है? सच बताऊँ, फिर वो कहते हैं पानी नहीं आता। सच ये है कि मैं सुबह मॉर्निंग से जल्दी उठा और हाथ मुँह धोने बाथरूम में गया। कसम खुदा की बाथरूम के पानी में इतनी बदबू थी, बारिशों से पहले भी सीवरेज का पानी इस वक्त पीने की लाइनों में दाखिल हो चुका है।
उसके बाद मैंने क्या किया, बाल्टी पूरी अब गिराई। तो सॉरी आपको कट करी मैं आज़ाद भाई, लेकिन हाल ये है कराची में कि अब कोई भी लाइन का पानी नहीं पीता। पंजाब में मैं रही हूँ, लाहौर में मैं रही हूँ, आप यहाँ से यहाँ के फ़िल्टर्ड पानी से उसके पानी को जो नल में आता है वो उठा के कंपेयर कर लें और वो पी लें तो वो ज़्यादा साफ़ और आपको बेहतर लग रहा होता है और बहुत लाइट पानी होता है। आप यहाँ पे नल का पानी आपने किसी को भी पीते हुए देखा है? मुझे तो नहीं लगता अब कराची में कोई अच्छा, पीता उसके बाद में क्या हुआ, मैंने जो पीने के पानी की जो बोतल थी वो उठाई, मेरी वाइफ लड़ने लगी, भाई 40 रुपये की बोतल, इस तरह आप नहाओगे तो घर का गुजर सफ़र कैसे चलेगा। उसके बाद में घर की लड़ाई बर्दाश्त करनी पड़ी। उसके बाद सूरत ये है कि मैंने जब उससे पूछा, जो मेंटेनेंस का वाला बंदा, उसने कहा भाई ये मैंने लाइन से पानी लिया, लाइन में अगर पानी सीवरेज का आता है मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। लेकिन मामला ये, वाटर कॉरपोरेशन जो इस वक्त हमारी बाज़ाब्ता बड़ा इदारा जो जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कराची के शहरियों को साफ़ पानी फराहम करना और पानी की निकासी आपको बेहतर करने का वर्ष, लेकिन किसी किस्म के कोई इकदाम, ये महकमा बल्दियात के मातहत एक इदारा है जो KMC अभी उनको देखता है, लेकिन सूरत ये है कि इस पर किसी की तवज्जो नहीं, क्योंकि ऊपर बारिशें होने वाली। अब ये होगा, सूरत ये होगी पूरे शहर के लोग जो है गंदा पानी पीने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़े की बात यह है, खुर्शीद रहमान साहब टंडो अलायर से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मज़े की बात टंडो अलायर, टंडो जाम, हैदराबाद, जाम शुरू, इन लोगों का जो ज़राई ज़मीन का पानी है या नहरी पानी है, वो इतना पानी साफ़ क्लियर पानी है जो पानी इस्तेमाल करने के बाद ये जितना जो चीज़ आप खा लो फौरी तौर पर हज़म, आप दिन का खाना खा लो 3 बजे आपको फिर भूख लग जाएगी, सुबह नाश्ता करो एकदम 11-12 बजे आपको भूख लग जाएगी। मतलब इतना साफ़ पानी है, और नहाओगे तो इसलिए कि शैम्पू आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसा, अच्छा ये पानी वहाँ से आता है, कोई अमेरिका ईरान से नहीं आता है या किसी और इलाके से नहीं आता है, ये ठट्टा किंजर हैदराबाद से आता है, दरिया सिंध से पानी आता है। लेकिन सूरत ये है कि वहाँ से जब पानी साफ़ आता है तो यहाँ आने के बाद में ये पानी कैसे ख़राब हो जाता है, या उसको जो हमारा जो निज़ाम यहाँ पर है जो वाटर कॉरपोरेशन का वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कौन करेगा? मैं तो खुर्शीद रहमानी, आप तो नहीं कर सकोगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, देही तरक्की, महकमा बल्दियात, ये पूरा एक इदारा है। कहाँ से महकमे लाते हैं आज़ाद भाई आप? इतने महकमे जिस दिन आज़ाद भाई आते हैं उस दिन कोई ना कोई नया महकमा तो मैं सीख ही लेती हूँ, लेकिन ये महकमे करते क्या है भाई? हम पूरा मलबा डालते हैं। ये कमिश्नर कराची का मामला है, ये मेयर कराची का भाई, ये वाटर का मामला, ये सिर्फ पूरा एक इदारा है जो मेरी जिम्मेदारी, रिपोर्टर की जिम्मेदारी, मेरा काम है उस खबर पर पूरा काम करना। उस मेरा जो मामला है उस पर डेस्क बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उस उलझ नहीं सकती है। मामला एक इदारे का है, वाटर कॉरपोरेशन का। अगर वाटर कॉरपोरेशन उस मामले पर काम क्यों नहीं करती है, उसके बाद उसके ऊपर जो है KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो कहाँ है, उसके ऊपर जो है महकमा बल्दियात है, जिसमें सेक्रेटरी में महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग, ये पूरा महकमा है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व देही तरक्की, उसके 2 से अलग अलग सेक्रेटरी है, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी है, वो तो अलग 2 महकमे हैं। उनके वजीर साहब वो भी कराची के बाहर से नहीं, अमेरिका ईरान से इम्पोर्टेड होकर नहीं आए, या जिस तरह हमारे वफाक के वज़ीर ख़जाना है। सूरत ये है कि सईद गनी साहब है जो कहाँ रहते हैं, वो चनसर कोठी में गुंजन आबादी में रहते हैं, लेकिन मैं उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ PS 104 से, लेकिन उसके हल्के में पानी जो गटर का पानी आ रहा है। सूरत ये है कि पूरे शहर कराची को संभालना, पूरे सूबे को संभालना वो वज़ीर बल्दियात की जिम्मेदारी बनती है। कुछ देर बाद मौसू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किसी सियासी जमात तंज के तीर चलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला कराची के शहरों का साफ पानी फराहम करना। वाटर कॉरपोरेशन लियारी के लिए काम कर रहा है, हो सकता है अपना वोट बैंक बढ़ा ली, लेकिन सूरत ये वोट बैंक बढ़ाने की बात नहीं है, ये इंसानियत का मामला। साफ पानी फराहम करना वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, रियासत की जिम्मेदारी बनती है, इदारों की जिम्मेदारी बनती है। तमाम तरह इदारे या वक्त हुकूमत इस पर काम नहीं करेगी तो कराची के शहरी यही दहाइयाँ दोते रहेंगे कि पानी नहीं है, पीने का साफ पानी दो, साफ पानी दो। एक दिन ऐसा कराची में बारिशें होंगी, लेकिन कराची के शहरी पीने के पानी के लिए एहतजाज करते रहेंगे। हम खुद कवर करेंगे, हम दिखाएंगे ये लोग क्या मांग रहे हैं। उनकी डिमांड यही होगी साफ पानी फराहम करो। पानी फराहम कौन करेगा? और अभी भी आज़ाद भाई मसला है कि लोगों का फोकस जो है ना बिजली पे और गर्मी पे इतना हो गया है कि लोग पानी को जो है ना, वो तो कहते हैं बिजली आ गई तो मोटरें चला के बस कैसा भी आ रहा है काला पीला पानी भर लो, कम से कम नहाने धोने के लिए पानी होना चाहिए, वरना तो लोग टैंकर चलवाने पर मजबूर हैं। तो ये हालत तो पैदा हो गई है। तो एक और ख़बर हमारे पास थी क्विकली, कौमी एयरलाइन जो है वो ये का निजकारी का मामला भी खुर्शीद भाई तो आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। आप इसको फेवर करते हैं या क्या आप चाहते हैं कि निजकारी ना की जाए? देखिए, ये जो प्री बिडिंग का सिलसिला है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मौसूफ़ अता तारट ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया कि अगस्त तक हम इस मरहले को मुकम्मल कर लेंगे और PI की निजकारी हो जाएगी। निजकारी होना या ना होना एक अलग मसला है, ये रियासत का मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तानी और बहैसियत सहाफ़ी कि कौमी इदारों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि जो इस एयरलाइन से निकल कर गए, मतलब शाहिद खान अब्बासी इसके चेयरमैन रहे, उन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली, उनकी एयरलाइन जो है वो क्यों फ़ायदेमंद जा रही है? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं,
वो नुकसान में क्यों जा रहे हैं। आप ट्रेन का हाल देख लें, उसके अलावा दीगर इदारों का हाल देख लें। क्या प्राइवेटाइजेशन करना हाल है इन इदारों का? अगर प्राइवेटाइजेशन करना हाल है तो फिर तमाम गवर्नमेंट के इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ। क्या ये वो सारे मामलात हैं? मतलब आप ये देखें, कौमी इदारा है जो पाकिस्तानी मईशत को एक सहारा दे सकता है और सहारा दे रहा है, लेकिन यही वो इदारा है जिसको मुस्तकिल जो है वो डाउनफॉल किया जा रहा है, मुस्तकिल इसमें खसारा डाला जा रहा है। 3 रोज़ कबल की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। रेलवे की सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि 10 से 12 घंटे की फ़ी ट्रेन जो है वो लेट है। और अगर हम जापान की बात करें, जापान की अगर आप रेशो निकालें पूरे साल का, तो पूरे साल में 1 से 1.25 मिनट जो है वो तमाम ट्रेनों की ताख़ीर का जो मामला आता है, और उस पर भी उनकी इंक्वायरीज़ होती हैं कि एक ट्रेन जो है वो 5 सेकंड लेट क्यों या 2 सेकंड लेट क्यों। यहाँ तो घंटों ट्रेनें लेट हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट्स आप देख लें, एक वक्त में वज़ीर थे मौसूफ बिलू साहब, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, वो गाड़ियाँ लेट नहीं होती हैं। इवन कि 1 मिनट ताख़ीर से भी जो अड्डा होता है बस का, वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है कि 1 मिनट ताख़ीर से क्यों निकली। खुर्शीद भाई, असल मसला ये है कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, लोगों के जो दूसरे बिजनेसेस हैं ना वो रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ प्राइवेटाइज हो, सफ़र करे ना करे, इसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बिजनेस बेहतर तरीके से चलने चाहिए, जिसकी आपने मिसालें भी हमारे सामने रखी। अच्छा जी, माल के हाल पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं, क्विकली दिखा दें। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का हमारा मौजू, अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे, बजट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आवाम को क्या मिला? नए टैक्सेस लगने जा नहीं रहे, लग चुके हैं, हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। अब ये जो इजाफे हो रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह हैं उनमें तो हमने देखा कि बजट आने के बाद उनमें इजाफा किया गया है, लेकिन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमारी जो आबादी है उसका एक बहुत बड़ा तबका, अगर आप मेरे ख्याल से 70% तक आवाम को निकाल लें तो वो प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता है। उनकी तनख्वाहें सालों में नहीं बढ़ती हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक ही पर्टिकुलर तनख्वाह के अंदर गुजारा करना कैसे मुमकिन है, जहां बिजली के बिल, जहां LPG गैस, जहां आने वाले जो आपके बिल्स हैं उनमें मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। सब्ज़ी, चिकन, गोश्त, किसी चीज़ की, कपड़े, मोबाइल फ़ोन्स, किसी चीज़ को आप उठाकर देखें तो कीमत कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है और आए दिन बढ़ रही है। तो ऐसे में अपने घर का बजट कैसे मैनेज करना है, एक तनख्वाह में गुजारा कैसे करना है, और इस वक्त आवाम को, लोगों को महंगाई का जो चैलेंज है उसको काबू करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे हुक्मरान अनफॉर्चुनेटली ये बात कह देते हैं बड़ी आसानी के साथ, जहाँ 2 रोटी खाते हो वहाँ 1 खा लो। आवाम तो पहले ही एक के बाद आधी चपाती पर आ गए हैं, क्या करें। तो ये सूरत हाल है कि उनको तो सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है, तो आवाम को खुद कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे साथ अदनान बिकौल साहब मौजूद हैं, वेलकम करती हूँ शो में। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना कि इतनी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि अब एक तनख्वाह के अंदर गुजारा कैसे होगा, घर का बजट कैसे बनेगा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि 30-32 हज़ार रुपये, अब तो 37 हज़ार रुपये कर दिए। उसमें भी ये हुक्मरान एक घर का, आम घर का बजट छोटी फैमिली का बनाकर दिखा दें, जिसमें बच्चे पढ़ते भी हों, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी हों, घर में रोज़ सब्ज़ी भी बन जाए, दाल भी बन जाए, कैसे मुमकिन है? देखें, बात दरअसल ये बड़ा अच्छा टॉपिक आज आप लोगों ने ये निकाला है, क्योंकि आवाम जो है ना वो इतना डिप्रेशन में आ गई है कि मर्द जो है वो इस कंडीशन में है कि उसको जाना कहीं होता है और जाता कहीं है। वो सुन पट्टी हो गया, वो बाइक चला रहे, लोग बोल रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो इतना डिप्रेशन में कि पंखे देख के डर रहा होता है कि यार बिजली का बिल आएगा, बंद कर दो। तो एक ये जहनी दबाव जो आवाम के ऊपर आ गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रही है घरों के अंदर, और डिवोर्स का रेशो भी बढ़ गया है। देखें, ये महंगाई जो है, जब घर में जब एक इंसान आता है, कोई किसी को लाता है, तो वो जब उसका पूरा नहीं कर पाता ना, तो फिर घर में फट्टे फसाद शुरू होते हैं। सही बात। बच्चे जो हैं उन पे भी एक जहनी दबाव पड़ता है कि यार हमारे माँ बाप लड़ते ही रहते हैं। अब घर के अंदर जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है, महंगाई, पैसा, बिजली के बिल, गैस के बिल, आप मुझे कुछ ला दें, गोश्त ला दें, मैं क्या पकाऊं। तो बच्चे जो हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे, वो भी जहनी दबाव का शिकार हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा इलाका है, ये हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार एक आम आदमी जो है जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये मैक्सिमम, मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपए तो नहीं मिल रहा किसी को, ड्राइवर हो, गार्ड हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, उसको 35-40, या पुलिस वाला भी मेरे ख्याल से 27,500 है पुलिस वाले की तनख्वाह।
तो वो कैसे शादियां करेंगे जो नए लड़के भर्ती हुए हैं। मुझे मिला था कहने लगा 27,500 रुपये। मैंने बोला नहीं यार, तुम देखने में तो सब वेल सेट हो, कह रहा है हमारी तनख्वाह इतनी है। तो अदनान भाई हम कैसे गुजारा करेंगे, आप हमें बताएं, तो इस पर भी आवाज़ उठाएं। तो ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिला आवाज़ उठाने का कि भाई ये लोगों तक जो हुक्मरान हैं वो देखें, और इस बजट को जो आम आदमी है जो तंग आ चुका है, जो डिप्रेशन में, कुछ तो वीडियोज़ ऐसी वायरल हुई हैं कि वो आंसुओं से रो रहा है कि मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया, दूध देखने को तरस गए, पतीली में दूध नहीं है, लोग इतना महंगा पहले कैसे सरवाइव होता था और अब कैसे कर रहे हैं कि बीवियां जॉब करने पे मजबूर हो चुकी हैं। सीधी बात है, अब उस लड़की की शादी हो रही है जो जॉब करती है। घर में सिलाई कढ़ाई खाना पकाने वाली को पहले पसंद किया जाता था, अब नहीं किया जाता। अब कहते हैं कि लड़की की जॉब कितनी है, लड़की का मेडिकल फ्री है, तो उस लड़की की अब शादी हो रही है, उसी का घर बस रहा है, दोनों मियाँ बीवी चल रहे हैं तो घर चल रहा है। वरना बच्चों को भी बोलते हैं कि जल्दी, बेटी को भी बोलते हैं तुम भी कहीं टीचरिंग कर लो। तो 4-5 लोग मिल के घर चला रहे हैं। पहले एक कमाता था, 6 खाते थे, अब 6 कमा रहे हैं, 6 भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक अम्मी की दवाई देख रहा है तो एक बिल भर रहा है। तो ये सिर्फ हम इसीलिए रह गए कि गवर्नमेंट को भरते रहें, ना अपना घर बनाएं, ना अपने लिए कुछ कोई हज का पैसे जमा करें, ना उम्रे के करें, सब हम खाने पीने में लगा दें। 27 तारीख को ख़त्म हो जाता है सब। सेविंग कहाँ है? सेविंग तो अब हम पहले कहते हैं ना सेविंग करने के तरीके क्या हैं, अब तो भाई सर्वाइवल के तरीक़ों पे हम लोग आ चुके हैं, सेविंग करने के तरीके तो भूल चुके हैं अदनान भाई। तो इस वक्त सर्वाइवल का माहौल है, बिजली के बिलों ने बहुत परेशान कर दिया है, और घरों में जो है ना रहने वाली ख़वातीन, रोज़ाना मैं देखती हूँ कि ना लोग, ज़ाहिर है आपके करीब में हर तरह के लोग होते हैं, आप माशरे में, इसी माशरे का हिस्सा हैं हम लोग, देख रहे होते हैं, टटोल रहे होते हैं कि 100-200 रुपये में अब क्या चीज़ आएगी, क्या दाल मंगाएंगे, सब्ज़ी मंगाएंगे, क्या ख़रीदेंगे और क्या बनाएंगे, और 6-7 लोगों को क्या खिलाएंगे। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है अदनान भाई, हल क्या है, किस तरह से होगा? देखिए हल यही है कि भाई बड़ा सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब रहने की नहीं सहने की जगह है। अब यहाँ पर सहा जाएगा हर चीज़। आपके गैस हो गया, आपका ये अब जो बिजली पेट्रोल हर चीज़ पे बढ़ रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। तनख्वाह अगर बढ़ाने का बोलो सेठ को या बॉस को तो बोलते हैं यार सॉरी फिर कल से नहीं आना, तो वो चुप होकर घर चला जाता है, बोलता है जो आ रही है वही पकड़ लो। जितने भी लेबर है वो जहाँ भी पैसा बढ़ाने का बोलता है तो वो बोलते हैं भाई हम पहले से कम कर चुके हैं, पहले हमारे पास 50 लेबर थी, अब हमने 25 कर दी। बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में लेबरों को निकाला जा रहा है। जब वो निकलेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? सही बात भाई, जब 20 साल से एक आदमी आपके पास काम कर रहा है और आपने उसको जवाब दे दिया टका, तो उसने कहा सर मैं बच्चे की शादी है, मैं कुछ पैसे लेना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खसारे में जा रहे हैं। जब पूरा मुल्क ही खसारे में जा रहा है तो वो जो बच्चे हैं, जो मियाँ बीवी हैं, जो शादियाँ, इसका मतलब है कि अब तो ख़त्म पे है ना। फिर हम इसके ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी हुक्मरान आ रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे आवाम का। वो तो सिर्फ एक बम मारने के लिए आते हैं कि ये लो एक बिजली का बम फट। अब वो जो बिल आ रहा है उसको बिल लोगों के यकीन करें हार्ट फेल हुए, 45,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए बिजली का बिल जब घर में आता है तो यार वो बोलता है मेरी इज्जत है मोहल्ले में, मेरी घर की बिजली कटेगी। वो कोई चीज़ बेच के भरता है, यार मेरी इज्जत ना चली है कि यार इनकी बिजली काट के चले गए। एक इंसान 30 साल से एक इलाके में रहता है, उसका बिजली का बिल लाख रुपए आ गया। के इलेक्ट्रिक वाले तो आगे उनको तो नहीं पता, हाजी साहब रहते हो तो बिजली का बिल काटेंगे, तो उसके लिए तो एक दिल पे एक ठेस है ना, एक इज्जत चली जाती है आदमी। लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले बोलते हैं भाई जो आ गया वो आ गया, हम किससे कर सकते हैं, इसको कम नहीं कर सकते। ऐसा ही आप किससे करवा लें, 20-20 हज़ार रुपए दे दें हर महीने आगे, वो महीने का बिल अलग देना होगा, किस्त अलग देनी होगी। आवाम जो है ना बिल के लिए फिर रहे होते हैं सरकारी दफातर में। बहुत डेंजर वक्त है, बहुत डेंजर वक्त है कि हम लोग जिंदा लाशें बने हुए, ख़त्म हो चुके अंदर से, हंसना भूल गए, डिप्रेशन में। मर्द हजरात तो ख़ास तौर पे किसी शादी में भी जाते हैं तो चुप होके बैठे हुए होते हैं, सही कह बात करने का दिल नहीं कर रहा, दिल अंदर से बुझ चुका है। बच्चों को हम इसलिए नहीं सुनाते कि बच्चों पे ज़हनी असर ना पड़ जाए। बच्चे भी जो है, अच्छा बच्चे जो है वो सोशल मीडिया देख देख के वो ईगो और वीगो आ गया बच्चों में, वो गुर्बत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं 70 पे आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएं बाबा, तो आप यहाँ पे नहीं छोड़िएगा, आगे छोड़िएगा। तो वो दरवाजे में नहीं रुकवाता हूँ। मैं अपने वालिद के साथ जब जाता था बचपन में, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अब्बू को ये बोल दें कि स्कूटर आगे ले लें आप। और आपको साइकिल पे भी छोड़ने जाते होंगे शायद? नहीं, साइकिल वाले पे हम नहीं आए, हम स्कूटर तक थे। आप साइकिल पे आप जो है वो कोई और होगा। मेरा तो पैदल का हाँ पैदल में गया हूँ, पैदल में गया हूँ। घर के करीब जो स्कूल होता था, पहले माँ बाप देखें ये बोलते थे देखो हमारा बच्चा कीमती है, हमारा बच्चा दूर नहीं जाए, पैदल चला जाए, नजरों के सामने रहे। अब रहते हैं वो नाजाबाद में और उसका एडमिशन पता नहीं हाईवे से भी आगे हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, माइंडसेट भी बदल गया है ना। मैं अभी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माँ बाप के माइंडसेट, मेरा भी माइंडसेट वही है कि बच्चे का स्कूल घर से करीब होना चाहिए, बच्चा फौरी जाए फौरी वापस आ जाए।
पढ़ाई का मयार तकरीबन छोटे बड़े स्कूलों में एक ही है, बच्चे वो आज हम भी यहाँ पर उन्हीं छोटे स्कूलों में पढ़कर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर, माँ बाप की मेहनत के बलबूते पर। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हर बंदे एक चैप्टर में जाना चाहता है या किसी हाउस के स्कूल में जाना चाहता है, बड़े से बड़े स्कूल में जाकर भी बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? और ये माइंडसेट की तब्दीली की वजह से। क्या हम महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब बात होगी कि ख़वातीन के ट्रेंड्स की, और ज्वेलरी ख़ास तौर पे ना ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आज किस तरह की ज्वेलरी हमारे पास सेट पर है और किस किस तरह की चीज़ें इन ट्रेंड हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, चूड़ियों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। ज्वेलरी में हम देख रहे थे कि पिछले दिनों कुंदन वगैरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन थी और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। और इस वक्त हमारे साथ नबीला मौजूद हैं, कायनात मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू इन द शो। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत खुशी है कि हम आपके शो में आए हैं और इसका हिस्सा बने हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो अभी हमें देख रही हूँ कि मुख्तलिफ जो है ना ट्रेंड्स चेंज होते हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है वो अभी कौन सी ज्वेलरी है जो ख़वातीन प्रेफर कर रही हैं नबीला बाय करने के लिए? और आप कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, किस तरह से अपनी ज्वेलरी वगैरह वो जी मैं आपको बताऊं निमिषा कि आपको तो पता है आजकल ऑनलाइन काम कितना ज़बरदस्त चल रहा है। तो हमारा भी एक यही आइडिया हुआ कि ये मेरी बेटी कायनात जो है, इन्होंने कहा कि मामा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा एक ब्रांड शुरू करूँ जिसमें ख़वातीन की और लड़कियों के लिए कोई हर वो चीज़ों जो उनकी पसंद की है। और हम छुट्टी के दिन हैं, घर में बैठे हैं, अब कोई हम शॉपिंग नहीं कर सके, नहीं जा सके, तो क्यों ना हमसे कोई रब्ता करे, हम उसे फौरी तौर पर उसकी हेल्प करें। तो इस सोच से हमने इस ब्रांड को स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने ज्वेलरी भी की। अच्छा, तो कायनात ये कब आइडिया आया था? कोविड में आया था या उसके बाद की बात है? अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी छुट्टियों में? जी जी अभी छुट्टियों में स्टार्ट। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? अभी मैं इंटर में हूँ। अच्छा, हो गया अभी या अभी जाओगे? अभी चल रहा है इंटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्त। अभी तो बहुत यंग एज में अच्छा आइडिया आया और काम भी शुरू किया। और अपनी पसंद से कलर डिज़ाइनिंग दे के हमने सेट कुंदन के बनवाए हैं। अच्छा। तो ये इनका शौक आया तो कह रही है मामा अपने ड्रेसेस, अपनी हम पोटली बैग्स वगैरह सब कुछ इसमें चाह रहे हैं कि हमारा इंक्लूड हो। तो ज्वेलरी इसमें आप देखें, ये हमने कुछ जैसे चाइना की जो ज्वेलरी होती है अच्छी वो भी रखी है, मगर कोशिश ये है कि हमारे कुंदन के सेट, क्योंकि मैंने देखा मुझे बड़ा प्यारा रिस्पॉन्स मिला, तो हमने इस कुंदन के सेट के लिए हमने स्पेशली मेहनत किया, हमने ये बनवाए। ये जो सेट मुझे नजर आ रहा है, आई थिंक ये कुंदन का ही है ना? जी जी जी। इतना खूबसूरत लग रहा है यार। और ये अपनी डिजाइनिंग करीब से दिखाएं, इसको कौन दिखाएगा? कमर भाई दिखाएंगे? कमर भाई दिखाएं। ये वाकई इतना खूबसूरत है और अभी भी इन ट्रेंड ही है कुंदन मेरे ख्याल से। मैं आपको हमेशा ही चलता है वैसे कुंदन, चले जा रहा है। और अभी भी लोगों की डिमांड है कि आप ये इस तरह की ज्वेलरी में हमें कुंदन और ये चाहिए। ये आपने बनवाया है? ये बने बनाए आप सेल कर रही हैं? डिजाइनिंग अपने खुद कस्टमाइज है। अच्छा, कौन डिजाइन कर रहा है इसको? कायनात के आप? दोनों का आइडिया होता है, दोनों चल रहे हैं। और ज़्यादातर मैंने आप देख लिया, आप यकीन कीजिए कि सिल्वर गोल्डन और यही कलर जो होते हैं, मल्टी कलर तो लोग पहनते हैं, मगर गोल्डन सिल्वर ब्राउन और इस तरह असल में साड़ियों पे भी, दीगर ड्रेसेस पे भी ना थोड़े जेनेरिक से होते हैं। ये तो ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा ही आप लेते हो तो काफ़ी टाइम चलता है। तो ये कहाँ से बन रहे हैं? कराची में ही बनता है ये काम? कराची में बन रहे हैं और मुल्तान और उन जगहों पे ही बन रहे हैं। अच्छा। और मैंने क्योंकि अफगानी ज्वेलरी वगैरह भी कुछ लोगों को पसंद थी तो मैंने अपने वो भी इसमें ऐड की, तो वो टोपी पे लगी उसकी डिमांड। हाँ। आप बिलीव करें, मेरे ब्रांड पे हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर, दिलकश दुकान। अरे वाह, तो मेरी बेटी मेरी बहू ने मेरे मतलब नाम रखा कि दिलकश नाम होना चाहिए, तो उन्होंने फिर ये रखा है। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा क्या नाम होगा। तो पूरी फैमिली में हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी अपनी पसंद की और प्यारी प्यारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। तो कायनात आधी से ज़्यादा चीज़ें तो दोस्तें ही पसंद कर लेती होंगी, क्योंकि इस एज ग्रुप में ना हर तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बड़ा फैशन है लड़कियों में। वाले ही कर लेते हैं, रिश्तेदार जो है उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो आ जाते हैं। मेरे पेज पे वो नहीं आई, आप यकीन करें, वो वहीं से देख रही हैं आपके पास ना? जबरदस्त हुआ। हमने वो आई घर में, ज़ाया आप मना तो नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा ना ये तो माशाल्लाह अभी गया नहीं, पोस्ट नहीं हुई और देखो। हाँ। तो कहने लगी मामा यही तो चीज़ है। तो मैंने इनसे कहा आप अपना एग्जाम दो, फ्री हो, फिर इसके ऊपर प्रॉपर आगे बढ़ेंगे हम। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि भाई ऑनलाइन ज्वेलरी का लोग इतना मिलेगा। हाँ, ज़बरदस्त। तो ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ये भी आप लोग बनवा रहे हो या बनी बनाई आ रही है? चाइना वगैरह से मंगा रहे हैं? किस तरह से करो? ये तो बनी बनाई। आप बताओ। बाहर बनवाते भी हैं, बाहर से भी हम बाय करते हैं तो हो जाता है। ज़बरदस्त। बैंगल्स बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं और ये इतने क्यूट तरीके से तकिया बना के लगाया है, क्यूट लग रहा है। अच्छा, बैंगल्स में क्या क्या चेंज हो गया? वो लटक मटक वाली पहले बीच में चल रही थी ना, वो खत्म हो गई है या अभी हैं फैशन में? हर कोई अभी तक वही चलता है।
आजकल ट्रेंडिंग पे वही है। बल्कि और ज़्यादा लंबाई के साथ। अच्छा, दुल्हन ने पहले पहना करती थी ना, अभी भी अभी हर पहनती हैं। बंदा पहन रहा है, अब हर है, सब लोग पहन रहे हैं। नॉर्मल जो है मगर मैं आपको बताऊँ रिमशा, मैंने देखा कि लोगों का मिक्स है। प्लेन चूड़ियाँ मतलब आप देखें इस तरह जैसे यार ये आपने माशाल्लाह पहनी है, मैं इसको बार बार देख रही हूँ, मुझे प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए मैं इंशाल्लाह अब हमारी ब्रांड से आपके लिए प्लेन नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन वैसे प्लेन चूड़ियों का एक अलग ही, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन खैर प्लेन चूड़ियों का एक अलग ही रौनक होती है। क्या कह रही थी आप? चूड़ी मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी खवातीन और औरतों का हुस्न है पहनना मशरकी, तो मुझे तो लगता है कि और ये चूड़ी जो है हमारी मुल्तान से बाकायदा हैंडमेड बन के आई हैं। अच्छा, तो ये कड़े वगैरह जो आप रखें तो आप देखें कि लोग इस तरह लड़कियां अपने घर में मेहनत कर रही हैं कि खुद बाकायदा हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं और आगे तो आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो कैसे मुल्तान तक आप लोग पहुंच गए? वहाँ से जो कुंदन की ज्वेलरी बनवा रहे हैं, ये कड़े वगैरह बनवा रहे हैं, कैसे आप लोगों ने क्योंकि ढूंढा? हमारा दिमाग तो 2-3 महीने से चल रहा था और था कि करना है, तो मुझे ये था कि बच्ची है भी छोटी है, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ मुश्किल होगा, मगर हमने फिर किया, हिम्मत की, तो अब आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो क्या प्राइसेस हैं जो कुंदन के सेट्स वगैरह? ये जो सेट जैसे जो मैंने बनवाए देखें, ये इसके हैं 5500। ठीक है, तो ये जो इसकी मतलब आप बनवाई के बाद और उसके बाद महंगा काला नहीं, तो नहीं होगा? मुनासिब है, नहीं ये तो और बस इसकी केयर है। इसको आप डब्बे में रखें, वरना ज़्यादातर ये होता है प्लास्टिक के जो बैग्स आते हैं ना, थैलियाँ ट्रांसपेरेंट, उसमें रख लें, या फिर मगर इसे प्लास्टिक बैग में रखें तो ये फॉरएवर चलते हैं। सही। केयर इसकी है, और इसकी डोरी वगैरह आप इसको थोड़ा सा केयर होती है। आप जोर से आप खींचे और पहने तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी वो खराब हो हाँ, जाती नहीं, है। डेलिकेटली इसको हैंडल करें। ज़बरदस्त। तो कायनात, इसको आगे ले जाने का फिर प्रोग्राम है या क्या मूड है आगे? आगे चलाना है, अभी साइड करेंगे बिल्कुल। अभी तो टाइम नहीं हुआ इतना, 1-2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए, तो अभी चलाएंगे। सही। अब इनकी माशाल्लाह पोटली बैग्स भी बड़े नए नए डिज़ाइन के आने वाले हैं। तो जब आपके पोटली बैग्स बन जाएं और चीज़ें बन जाएं तो दोबारा आप लोग शो में आएँ, ताकि जरा हम वो भी दिखाएंगे। और ये बच्चियों के पास आइडियाज़ हैं, लेकिन वही वाली बात है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना अपने सेगमेंट में कि आमदनी जो है वो अब एक बंदे की आमदनी में गुजारा बहुत मुश्किल है। तो छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन घरों से भी बहुत कुछ कर रही हैं। अगर आप भी कुछ नहीं करती हैं और कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, जो आपकी फील्ड है, जो आपका पैशन है, जो आपका दिल है, वो कीजिए और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए। जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि ख़वातीन घरों से बहुत कुछ कर रही हैं, तो आप भी अर्न कर सकती हैं। थैंक यू सो मच नबीला एंड कायनात फॉर कमिंग इन द शो। हमारे पास शो का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।